दोस्तों, एक यंग कपल नाइट ड्राइव के लिए निकलती है और फिर वो लोग एक भयंकर हादसे में फंस जाते हैं और इसके बाद उन लोगों की जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। दोस्ती, प्यार, क्राइम, मर्डर, पॉलिटिकल करप्शन, गोल्ड स्मगलिंग और सनसनी से भरपूर नाइट ड्राइव की कहानी सुनते हैं। फिल्म शुरू होती है एक सनसनीखेज न्यूज से। एक गोल्ड स्मगलिंग केस में टूरिज्म मिनिस्टर राजन कुरुप को एनआईए पूछताछ कर रही है और इस गोल्ड स्मगलिंग केस का खुलासा करने वाली है मनोरमा न्यूज चैनल की फेमस एंकर रिया रॉय। एनआईए की दफ्तर से निकलने के बाद राजन कुरुप जर्नलिस्ट को बताते हैं कि वो निर्दोष है और उनको फ्रेम किया जा रहा है। जब वो घर आ रहे थे उनके पास सीएम का फोन आता है और सीएम उनको बोलते हैं कि उनके पास 24 घंटे है अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए, नहीं तो उनको इस्तीफा देनी पड़ेगी। राजन कुरुप जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं वहाँ उनके चमचे पुलिस के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर चाको उनको बताते हैं कि एनआईए कल रेड करने वाली है उनके घर पे और पूरी गोल्ड समेत वो अरेस्ट होने वाले हैं। उनको अभी इस वक्त इस गोल्ड को कहीं छुपाना पड़ेगा। उनका सेक्रेटरी जलाल, जो बहुत ही शातिर दिमाग वाला इंसान था, कुरुप के साथ प्लानिंग करके कुरुप की भतीजे बालू को बुलाते हैं। बालू को उनकी अंकल से बहुत प्यार है और बालू के लिए मिनिस्टर राजन कुरुप एक फादर फिगर है। बालू उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो लोग बालू को कन्विंस करते हैं कि 18 किलो सोना लेके वो अपना गाड़ी में त्रिशूल जाए। वहाँ पे किसी के घर पे ये सोना रखना है। बालू थोड़ा डर रहा है लेकिन जलाल उसको बताता है कि स्टेट पुलिस उनके ही साइड में है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बालू और सोना लेके उधर से निकल जाते हैं लेकिन जलाल और कुरुप के दिमाग में कुछ दूसरा ही प्लान था। अभी जॉर्जी और रिया की कहानी सुनते हैं। जॉर्जी एक बहुत ही प्यारा इंसान है। वो पढ़ा लिखा है लेकिन जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर सका। अभी वो एक उबर ड्राइवर है। जॉर्जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करता है। ऐसे ही उस रात 24 दिसंबर की रात, जस्ट बिफोर द क्रिसमस, जॉर्जी एक माँ और बच्ची को उबर में घर छोड़ रहा था। बीच में बच्चे की माँ जॉर्जी को एक केक शॉप में गाड़ी रोकने के लिए रिक्वेस्ट करती है और बोलती है क्या जॉर्जी केक शॉप से बच्चे के लिए एक बर्थडे केक लेके आएगा। बच्ची का नाम है प्रिया और 25 दिसंबर को उसकी बर्थडे है। लेकिन जब जॉर्जी छोटी सी बच्ची प्रिया और उसकी माँ को घर छोड़ता है तब वो बर्थडे केक गाड़ी में ही छूट जाती है। इसके बाद जॉर्जी के पास एक फोन आता है। जॉर्जी सीधा पहुंचता है मनोरमा टीवी की ऑफिस के सामने। वहाँ पे रिया खड़ी थी। एक्चुअली फेमस टीवी एंकर रिया और जॉर्जी ये दोनों बचपन के ही दोस्त थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जॉर्जी रोज रात को रिया को उसकी ऑफिस से घर में ड्रॉप कर देता है। उन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन रिया के पिताजी जो एक एक्स मिलिट्री सर्विसमैन है उनको जॉर्जी नापसंद है क्योंकि उनके हिसाब से जॉर्जी कोई ढंग का काम नहीं करता है और ज्यादा पैसा नहीं कमाता। रिया को घर छोड़ के जॉर्जी अपना घर पहुंचता है। जॉर्जी अपना 2 दोस्तों के साथ रूम शेयर करके रहता है। एक है फ्रांसिस जो एक फेको इंसान है। उसने बहुत सारे बिजनेस वेंचर चलाया लेकिन सब कुछ फ्लॉप रहा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। दूसरी है अम्मिनी आयप्पन। वो फ्रांसिस की ऑफिस में काम करती है। वो तो है एक लड़की लेकिन पूरा लड़का जैसा है। फ्रांसिस अभी गोवा जा रहा है। इधर आयप्पन को जॉर्जी की कार की पिछले वाली सीट से वो केक मिलती है। वो लोग जैसे फ्रेश होकर दारू पीने के लिए तैयारी करते हैं, आयप्पन वो केक की पैकेट खोलती है जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे प्रिया। आयप्पन कुछ नहीं सोच के सीधा प्रिया की पी से क्रीम निकाल के खा जाती है और उसी वक्त जॉर्जी उसको रोकता है। जॉर्जी को समझ में आया कि बच्ची का बर्थडे केक गाड़ी में छूट गया था। जॉर्जी की नजर केक की तरफ जाती है और अभी उस वक्त केक के ऊपर लिखा था हैप्पी बर्थडे रिया। तभी अचानक जॉर्जी को याद आता है कल रिया की भी बर्थडे है और एक केक रिया की बर्थडे केक हो सकती है। और तभी वो केक पैक करके रिया की घर की ओर निकलता है। रिया की घर की पीछे लगी आम की पेड़ से चढ़ के जॉर्जी रिया की बालकनी में उतरता है। जॉर्जी की ये सरप्राइज विजिट से और उसका लाया हुआ केक से रिया बहुत ही खुश है। जॉर्जी उसको बोलता है क्यों ना वो दोनों एक लॉन्ग नाइट ड्राइव के लिए निकले। रिया बहुत ही खुश होकर तैयार होती है। जब तक रिया तैयार हो रही थी जॉर्जी जाके रिया की पापा के ऊपर नजर रखते हैं और उनकी ड्रिंक से एक घूंट मार देता है। वो दोनों रिया की पापा से छुप के घर से निकलते हैं। रिया ड्राइव कर रही थी और यही से कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। वो लोग खूब मजे करते हैं, बहुत घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, डिनर करते हैं और रात को 12 बजते बजते वो लोग एक नाके पर पहुंचते हैं जहाँ पे पुलिस की चेकिंग हो रही थी। रिया से स्टेट पुलिस पहले बहुत नाराज थी क्योंकि उनके चैनल के माध्यम से ही गोल्ड स्मगलिंग केस का खुलासा हुआ था और उसमें एनआईए इन्वॉल्व हो गई थी। पुलिस उनके कार रोकते और पुलिस इंस्पेक्टर बोलते कि जॉर्जी और रिया गाड़ी की सारी पेपर्स लेके गाड़ी से उतर के सर्किल इंस्पेक्टर बेनी के पास जाए। रिया इसे साफ इनकार कर देती है। इससे सर्किल इंस्पेक्टर बेनी के ईगो को ठेस पहुंचता है। वो रिया को ब्रेथ एनालाइजिंग टेस्ट करवाता है जो नेगेटिव आती है। बेनी जॉर्जी की कार को जब्त करने की कोशिश करता है। रिया और बेनी के बीच बहस होती है। रिया को ट्रैफिक लॉस अच्छी तरह से मालूम थी। बेनी कुछ नहीं कर सका और उसको रिया और जॉर्जी को छोड़ना ही पड़ा और इसके बाद से ही रिया और बेनी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। रिया की इस अकर और पुलिस के साथ पंगे लेने से जॉर्जी काफी नाराज है। उन दोनों में बहस चल रही थी और तभी अचानक रिया की कार के सामने एक आदमी आ जाता है। रिया इमरजेंसी ब्रेक दबा के कार
को रोकती है, लेकिन तब तक उस आदमी को धक्का लग चुका था और वो जमीन पे गिर गया। रिया और जॉर्जी काफी शॉक में आ चुके हैं। रिया की सारी नसें शून्य हो जाती है। जॉर्जी कार से उतर के देखता है, कार के सामने खून में लथपथ एक आदमी गिरा हुआ है और हम लोग देखते हैं वो आदमी है बालू। जॉर्जी रिया को संभालने की कोशिश करता है और तभी देखता है उस आदमी में अभी भी जान है। बालू के साथ उनका बैग भी वो लोग उठा लेता है टैक्सी में। जॉर्जी और रिया को मालूम नहीं इस बैग में ही 18 किलो सोना है। वो लोग तुरंत उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल से पुलिस को खबर किया जाता है। जब जॉर्जी और रिया वेट कर रहे थे तभी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पहुँचता है सर्किल इंस्पेक्टर बेनी। बेनी को इसी मौके का इंतजार था। वो अपना सबॉर्डिनेट को बोलता है उन दोनों को कड़ी निगरानी में रखे और उनका बयान ले। उधर कुरूप की 2 गुंडे जो बालू का पीछा कर रहा था वो आकर कुरूप को बालू के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि एक लड़का और लड़की बालू के साथ साथ वो बैग भी लेके गए हैं। और करप्ट डीवाईएसपी चाको को खबर मिल गई थी कि बालू को हॉस्पिटल लेके जाने वालों से में एक थी रिया, लेकिन गोल्ड के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। कुरूप चाको को बोलता है कि वो गोल्ड से भरा हुआ बैग जॉर्जी और रिया की गाड़ी में ही होगा और चाको उधर जाके बेनी की निगरानी में कार की तलाशी ले, कार से गोल्ड निकाले ताकि वो लोग गोल्ड स्मगलिंग केस में रिया को फ्रेम कर सके। ये सबसे अनजान रिया जब स्टेटमेंट दे रही थी तब डॉक्टर आके उन लोगों को बोलता है कि पेशेंट अभी खतरे से बाहर है और उसके बॉडी में बहुत सारे खंजर के निशान है जिससे ही वो घायल हुआ था। रिया की कार ने उसे धक्का नहीं मारा था। ये सुन के जॉर्जी और रिया थोड़ा रिलीव्ड होते हैं, लेकिन बेनी उनको बोलता है कि उनकी कार सीज किया जाता है, पुलिस स्टेशन में कार की फोरेंसिक होगी और वो लोग अपना सामान गाड़ी से ले ले। सामान निकालने के वक्त जॉर्जी को बालू का बैग याद आता है और वो बैग खोलते ही वो लोग देखते हैं उसमें गोल्ड बार भरा हुआ है। वो दोनों डर जाते हैं और तभी चाको उधर पहुंचता है। वो जैसे चाह रहा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है। इधर बेनी चाको की प्लान से अनजान है। अपनी सीनियर डीवाईएसपी चाको को बेनी बताता है कि उसको मालूम है कि जॉर्जी और रिया बेकसूर है। वो सिर्फ उन दोनों की टांग खिंचाई कर रहा था ताकि रिया की अकड़ टूटे। दरअसल बेनी एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर था। चाको सबकी प्रेजेंस में जॉर्जी की कार की तलाशी लेता है, लेकिन सरप्राइजिंगली कार से सिर्फ बर्थडे केक मिलता है, सोना नहीं मिलता है। चाको इससे काफी हैरान हो जाता है। पुलिस जॉर्जी की कार लेके जाते हैं और हम देखते हैं वो बैग जमीन पे पड़ा हुआ है। दरअसल जॉर्जी वो बैग को गाड़ी के नीचे घुसा दिया था पहले। जब तक पुलिस की नजर जमीन पे पड़ा हुआ बैग के ऊपर पड़ती, फ्रांसिस उधर आ जाता है। जॉर्जी की कार जो पुलिस जब्त कर चुका है वो फ्रांसिस के नाम से रजिस्टर है, तो बेनी फ्रांसिस को भी रोकने के लिए बोलता है। फ्रांसिस जॉर्जी और रिया से बात करते करते बिना कुछ सोचे समझे वो बैग अपनी गाड़ी की बूट में डाल देता है। ये चीज बेनी और चाको की नजर पड़ने से पहले ही होती है। ये सब कुछ हॉस्पिटल कंपाउंड में ही हो रहा था। फ्रांसिस अपने रेड वाला गाड़ी पार्किंग करने के लिए हॉस्पिटल की बेसमेंट में जाता है। उधर जाके जॉर्जी गोल्ड के बारे में फ्रांसिस और आयप्पन को बताता है सब कुछ। उसी वक्त बैग में बालू की फोन पे फोन आता है। जॉर्जी हैरान होकर देखता है बालू की घर से फोन आया है और अमीन और प्रिया जिनको जॉर्जी शाम को घर छोड़ के आया था वो बालू की बीवी और बच्चे। वो 4 लोग गाड़ी लेके पुलिस से छुप के तब भी निकलते हैं बालू की घर की ओर। चाको बेनी को बोलता है कि जॉर्जी और रिया कुछ छुपा रहा है, पर बेनी सोचता है कि ये लोग इनोसेंट है। उन लोगों का हॉस्पिटल से लापता होने से चाको बेनी को बुरा भला कहता है। बेनी हॉस्पिटल का कंपाउंड का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे पता चलता है उस बैग के बारे में। इधर वो लोग बालू की वाइफ और बच्चे को हॉस्पिटल लेके आते हैं। बेनी बहुत गुस्से में आकर जॉर्जी, रिया और फ्रांसिस को लेके जाते हैं पार्किंग लॉट और फ्रांसिस की गाड़ी की बूट में रखी उस बैग का तलाशी लेता है, लेकिन बैग के अंदर से सिर्फ फ्रांसिस की चड्डी मिलती है। बेनी को पूरा शक है इन लोगों पर और वो सबको पकड़ के थाने पे लेके जाते हैं। थाने में बेनी जब उन लोगों से पूछताछ कर रहा था तभी हॉस्पिटल से बेनी के पास फोन आती है कि पेशेंट को होश आ गया है और अभी बेनी स्टेटमेंट ले सकता है। उन तीनों को थाने में छोड़ के बेनी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है बालू की स्टेटमेंट लेने के लिए। उधर कुरूप चाको के साथ प्लान बनाता है जैसे करके रिया को गोल्ड केस में फंसाना है और चाको के हाथ में और 2 गोल्ड बार देके भेजता है। इधर हॉस्पिटल में बालू बेनी को सब बता देता है। उससे ये पता चलता है कि जब बालू गाड़ी में सोना लेके त्रिशूर जा रहा था तब उसके पास कुरूप की और एक असिस्टेंट संतोष का फोन आता है। संतोष उसको बताता है कि कुरूप की प्लानिंग है कि बालू गोल्ड समेत पुलिस के हाथ पकड़ा जाए और जेल जाए और कुरूप सेफ हो जाए। बालू जब फोन पे संतोष से बात कर रहा था और रियर व्यू मिरर में देखता है कि 2 आदमी बाइक में उसका पीछा कर रहा है। वो उनसे और पुलिस से बचने के लिए एक साइड रोड में गाड़ी घुसा देता है। उधर जंगल था। बालू वो बैग लेके उधर से भागने का कोशिश करता है। वो लोग बालू को सोड और खंजर से घायल करते हैं और बालू खून में लथपथ जॉर्जी की कार के सामने गिरता है। इस पूरी घटना में रिया और जॉर्जी का कोई कसूर नहीं। इसके बाद बेनी डॉक्टर को और उनके असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन देता है कि बालू को टाइट सिक्योरिटी में रखे, उसकी जान को खतरा है। बेनी जब थाने पहुंचता है
चाको तब तक बालू की बैग जो जॉर्जी से पुलिस ने जब्त किया था उसमें कुरूप से मिला 2 गोल्ड बार डाल चुका था और वो बेनी को दिखा के बोलता है कि जॉर्जी और रिया ही असली गोल्ड स्मगलर्स है। बेनी को पूरा गेम समझ आ चुका था और वो चाको की बात मानने के लिए राजी नहीं था। चाको तब उसको पुराना पुलिस रिकॉर्ड दिखा के बताता है कि जॉर्जी एक क्रिमिनल है और इससे पहले वो 7 साल जेल में था अपनी ही क्लास टीचर की मर्डर की जुल्म में, और ये बात सच थी। कुरूप चाको से प्लानिंग करके कमिश्नर को फोन करता है कि बेनी को इस केस से हटाया जाए और वो जलाल को हॉस्पिटल भेज रहा है उधर से बालू को रिलीज करने के लिए ताकि बालू किसी के सामने मुंह ना खोल सके। बेनी को कमिश्नर फोन करके बोलते हैं कि केस की पूरी डिटेल्स लेके कमिश्नर के बंगलो पे आ जाए और चाको जैसा बोल रहा है बेनी बिल्कुल वैसे ही करे। बेनी ठान लेता है कि जॉर्जी और रिया को इस ट्रैप से बचाना ही पड़ेगा। वो उन लोगों के साथ मिलके प्लान बनाता है। चाको जब फिर से पूछताछ करने के लिए आता है तब बेनी बोलता है कि जॉर्जी ने अपना कसूर कबूल कर लिया है और इसमें मिनिस्टर भी शामिल है। जॉर्जी चाको को बताता है कि जॉर्जी और रिया मिनिस्टर राजन कुरूप के लिए गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था। अगर वो लोग जेल जाएंगे तो मिनिस्टर को भी साथ ले जाएंगे। ये सुन के चाको का दिमाग घूम जाता है। वो कुरूप को फोन लगाता है। फोन स्पीकर पे रखे जॉर्जी और कुरूप में बातें होती है। जॉर्जी बोलता है कुरूप की 18 किलो गोल्ड उसके पास है और वो तभी लौटाएगा अगर जॉर्जी, रिया, फ्रांसिस और बालू को पुलिस फ्री कर दे। कुरूप एग्री करता है। जॉर्जी, रिया और फ्रांसिस को छोड़ के थाने से निकलता है गोल्ड लेने। चाको बहुत गुस्से में है क्योंकि वो पूरा नंगा हो चुका था। इधर कमिश्नर की बंगलो पर कमिश्नर बेनी को धमकी देती है कि बेनी अपना मुंह बंद रखे और उस केस में इन्वॉल्व ना हो। बेनी बताता है कि सालों पहले उसके बहन के साथ भी ऐसी ही नाइंसाफी हुई थी और वो दोबारा वैसी होने नहीं देगा और जॉर्जी और रिया को किसी भी हालत पे बचाएगा। उस वक्त कमिश्नर के पास कुरूप का फोन आता है। वो कमिश्नर को बोलता है कि बालू को हॉस्पिटल से बेनी की आदमी डिस्चार्ज नहीं करने दे रहा है। कमिश्नर हॉस्पिटल पहुंच के बेनी की सबऑर्डिनेट को धमकी देती है और जलाल को लेकर जबरदस्ती बालू की केबिन में घुसती है, लेकिन उधर बालू नहीं था। दरअसल बालू और उनकी फैमिली को पहले ही जॉर्जी ने हॉस्पिटल से निकाल के पीछे से भागा था। वो उन लोगों को बेनी का बताया हुआ एक सेफ हाउस में लेके जा रहा था। बालू का हॉस्पिटल से लापता होने की खबर से कुरूप गुस्सा हो जाता है और चाको की मदद से रिया को किडनैप करता है। और जॉर्जी को फोन करके बोलता है कि रिया जिंदा चाहिए तो जॉर्जी बालू को और सोना लेके चिरानालूर जंक्शन पे कुरूप की आदमियों के पास सौंप दे। जॉर्जी बेनू को फोन करके सब बताता है और फिर बालू को बोलता है कि वो ना डरे, जॉर्जी पर ट्रस्ट रखे। कुछ देर बाद जॉर्जी चिरानालूर जंक्शन पहुंचता है और बालू की फैमिली और सोने का बैग लेके कुरूप की आदमियों के पास सौंप देता है। कुरूप की आदमी ठीक तरह से गोल्ड बार काउंट करे उससे पहले बेनी उधर पहुंचता है और वो लोग भाग जाते हैं। जॉर्जी उससे पहले ही आमिन की फोन में जीपीएस ऑन कर दिया था। अभी वो लोकेशन ट्रेस करके जॉर्जी और बेनी कुछ देर बाद उन गुंडों का पीछा करता है। कुरूप की आदमी कुरूप की डेन पर पहुंचता है और बालू और गोल्ड का बैग कुरूप के हवाले करते हैं, लेकिन बैग के अंदर हाथ डाल के कुरूप को सिर्फ 8 किलो सोना मिलता है, बाकी 10 किलो मिसिंग है। कुरूप फिर फोन लगाता है जॉर्जी को और जॉर्जी फिर बोलता है कि वो 2 मिनट में उधर आ रहा है। ये सुन के मिनिस्टर और चाको घबरा जाते हैं। रिया तब कुरूप को बोलती है कि कल सुबह तक सब लोग जेल में होगा। किसी को ये अंदाजा ही नहीं कि जॉर्जी रिया को बचाने के लिए क्या कर सकता है। उसने टीनेज में अपना टीचर का मर्डर इसलिए किया था कि वो टीचर रिया को सेक्सुअली अब्यूज किया था और ये मर्डर की वजह जॉर्जी पुलिस को कभी नहीं बताया क्योंकि इससे रिया बदनाम हो सकती थी। जॉर्जी अभी बेनी की कार में उधर पहुंच चुका है। कुरूप के गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। वो सबका धुलाई शुरू करता है और बेनी भी अभी मैदान में उतरता है और वो दोनों मिलके सब गुंडों के हाथ पैर तोड़ डालता है। कुरूप और चाको की हालत खराब थी। जॉर्जी उसको बोलता है कि वो 10 किलो सोना कुरूप के घर में ही रखा है। जॉर्जी आयप्पन को एक फूड डिलीवरी बॉय सजा के कुरूप के घर पे गोल्ड बार देके भेजा था और फिर संतोष वो गोल्ड बार कुरूप की लॉकर में रख देता है क्योंकि संतोष कुरूप की हरकतों से काफी नाराज था और वो बालू को बचाना चाहता था। अभी उधर एनआईए की रेड पड़ी है। एट द सेम टाइम चाको थाने पे जो 2 गोल्ड बार लेके आया था वो 2 गोल्ड बार बेनी कमिश्नर के घर में रख के आया था। अभी उधर भी रेड पड़ चुका है। इसके बाद ही पुलिस और एनआईए इधर आ जाती है और उनके साथ फ्रांसिस भी मीडिया लेके आया है। फाइनली कुरूप, चाको, कमिश्नर सब पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, नाइट ड्राइव पे निकलने से पहले जरूर सोचिएगा और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना।